ये सेशन बिल्कुल निरस और जो सरकार ने जितने जवाब दिए कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, क्योंकि इनके पास कोई अचीवमेंट है ही नहीं। प्रति व्यक्ति आय, निवेश, रोजगार देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था 2014 में। कि कुछ लोगों को बचाने का प्रयास हो रहा है। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, आज तक वह जांच नहीं हुई, आरोपियों को बचाने का प्रयास हो रहा है। आरबीआई रिपोर्ट के मुताबिक भी हरियाणा ने शिक्षा पर खर्च कम किया है, जो करना चाहिए। तो शिक्षा का तो बंटाधार इन्होंने कर दिया। ये सेशन बिल्कुल निरस और जो सरकार ने जितने जवाब दिए कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, क्योंकि इनके पास कोई अचीवमेंट है ही नहीं दिखाने के लिए। हर उसमें ये जो है पिछड़ते नजर आ रहे हैं, जैसा हम कह रहे हैं। जैसे बेरोजगारी का दिया, बेरोजगारी के आंकड़े दिए मुख्यमंत्री जी ने कि भाई हमारे उस पर एक एजेंसी का दे दिया बेरोजगारी का, जबकि मैंने उनसे पूछा जो नीति आयोग की है उसके हिसाब से बेरोजगारी हरियाणा में 9% है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री, जबकि 2014 में 2.9 थी। बेरोजगारी घटाने के लिए और वजह और बढ़ा दी इसमें एम्प्लॉयमेंट। और ये देखो, ये मेरा कहना नहीं है, ये पार्लियामेंट में दीपेंद्र का सवाल था और उसमें जो जवाब दिया है मिनिस्टर ने, उनके जो रामेश्वर थे स्टेट मिनिस्टर, उसमें ये 9% आया हुआ है। ये लोकसभा का जवाब दिया हुआ, राज्यसभा में सॉरी, जबकि 2012 में 4.3, 2014 में 2.9 और 15-16 से बढ़ती चली गई। 15-16 में 3.3, 16-17 में 5.2, 17-18 में 8.4, 18-19 में 9.3 और ये अब जो है कि 21-22 में 9, ये, जबकि ऑल इंडिया की एवरेज जो है 4.1। तो उससे भी फालतू है बेरोजगारी की, ये आपने देखा। इन्होंने जो CMI की रिपोर्ट है उसमें तो 30% से ज़्यादा है। मतलब जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, निवेश, रोजगार देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था 2014 में, आज बेरोजगारी में 1 है। आप देख रहे हैं इसी प्रकार से। और जो इनका मैनिफेस्टो में कहा कि हम तो प्राइवेट नौकरियों में भी 75% जो है जो हरियाणा डोमिसाइल को देंगे। और इनके नौकरी देखो, अभी BDO का कल रिजल्ट निकला है हरियाणा के प्रति। सरकार 7 BDPO भर्ती किए हैं, जिसमें से 4 गैर हरियाणवी हैं। क्या मतलब हरियाणा में लायक बच्चे नहीं हैं? इसी प्रकार कोई भी आप नौकरी दिखा दो तो उसमें यही फर्जीवाड़ा मिलता है इनका। और इसमें जो है कहा मुख्यमंत्री जी ने गीता पे हाथ रख के, लेकिन जो पहले हो चुका, फ्यूचर की तो कह रहा है, लेकिन जो पहले हो लिए किसको सजा दी भाई? कितने आदमी पकड़े गए? तो मैं बहुत सारे मेरे सामने हैं, वे बिल्कुल विपरीत हैं। फिशरी भर्ती के दौरान विजिलेंस की जांच आदेश 2017 में हाई कोर्ट ने दिए थे, और जबकि आज तक उस जांच का कोई अता पता नहीं। उस मामले में एक ही गांव के बहुत लग गए थे। इसी प्रकार 2018 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर रेड पड़ी थी, और उस रेड के बाद कुछ क्लर्क लेवल और उनके नीचे कर्मचारियों को गिरफ्तार करके यह दावा किया गया था कि भर्ती घोटाले का पर्दाफाश हो गया है। लेकिन जब इस मामले
में चालान दायर किया गया तो माननीय पंचकुला कोर्ट ने अपने 4 दिसंबर 2018 में जांच से असहमति जताते हुए स्पष्ट तौर पर कहा था कि कुछ लोगों को बचाने का प्रयास हो रहा है। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, आज तक वह जांच नहीं हुई, आरोपियों को बचाने का प्रयास हो रहा है। इसी प्रकार से HCS की भर्ती में जहां सरकार ने विजिलेंस द्वारा मारी गई रेड पर अपनी पीठ को थपथपाने का काम किया था, वहां उस भर्ती को कैंसिल नहीं किया गया और सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ज्वाइन करवा दिया गया। इस प्रकार से है। और एक और जो चल रहा है कौशल रोजगार निगम, ये जो है मतलब अब तक एक JBT तो भर्ती नहीं किया इन्होंने और कह रहे हैं अब इतनी नौकरी दे दी। कौशल रोजगार में जो भी जाते हैं वो तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। हमारी सरकार ने फैसला किया था कि ठेकेदारी सिस्टम खत्म करेंगे हम, और ये सरकार खुद ठेकेदार बन गई नौकरी देने के लिए। यहाँ तक कि इजराइल में और कहाँ दुबई में बाउंसर की जरूरत है, ये तो वहाँ जरूरत है, पता इसमें खाली है तो एक किस्म से एम्प्लॉयमेंट वो कर रहे हैं, एडवर्टीज कर रहे हैं। कोई सरकारी नौकरी देने क्या ये कौशल रोजगार से ऐसे इन्होंने काम किया है। और 2 लाख से ज़्यादा जो नौकरियां हैं, रिक्त स्थान है, वो खाली पड़ी और युवाओं के साथ जो है एक किस्म से बदा मजाक किया जा रहा है हमारे युवाओं के साथ। बताओ इजराइल में भेज रहे, इजराइल से तो हिंदुस्तानियों ने भी अपने आदमी बुला लिए थे सरकार ने, वहाँ उनको बचाने के लिए मतलब एक सुविधा प्राप्त की थी कि भाई जो हिंदुस्तानी वहाँ पर है सेफ एंड साउंड आ जाए, ये वहाँ भेज रहे, कोई मतलब नहीं इनका। तो ये ऐसे है। और जो जितनी नौकरी देते हैं खुशहाल कौशल रोजगार में, ना तो उसमें कोई मेरिट है, ना कोई है, ना कोई रिजर्वेशन है, ना पक्की नौकरी है, फिक्स्ड है। और कोई भी एजेंसी एडवर्टाइज करती है हमारे को चाहिए, वो कौशल रोजगार योजना में डाल देते हैं। तो ऐसा तमाशा बना रखा है। फिर बहुत सारा क्लेम किया गया भाई हमने शिक्षा में ये किया वो किया। जो एजुकेशन पॉलिसी है केंद्र की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें GSDP का 8% खर्चा होना, 6% खर्च करना चाहिए, और इन्होंने किया बजट में कुल 2%। स्कूल बंद कर दिए, आधी से ज्यादा टीचर्स की वैकेंसी खाली पड़ी 50%, और एक JBT भर्ती नहीं किया। हाईकोर्ट जुर्माना करती है, और फिर हाईकोर्ट जुर्माना करती है, और ये खुद मानते भाई हमारी इतनी जगह खाली है। और ये RBI रिपोर्ट के भी मुताबिक भी हरियाणा ने शिक्षा पर खर्च कम किया है जो करना चाहिए। तो शिक्षा का तो बंटाधार इन्होंने कर दिया। एक भी 11.76% कम, 11% कम किया इन्होंने। तो एक भी जो है JBT भर्ती नहीं किया इन्होंने। और अब TGT PGT ये भी कौशल रोजगार योजना में दे रहे हैं। मतलब ऐसा है कि ना तो उनकी पेंशन होगी कभी, ना नौकरी पक्की मिलेगी, 2 साल के बाद क्या होगा उनका, ना तनख्वाह पूरी, ना तनख्वाह पूरी। इसी प्रकार से जो हेल्थ के मामले में बहुत इन्होंने क्लेम किया, उसमें सरकारी क्षेत्र में जो है ना जितने मेडिकल कॉलेज हैं, एक एक करके बताता हूँ कि हर ये कहा था हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, वो तो दूर है, कोई खोलने का कोई वो नहीं है। लेकिन रोहतक PGI में 5144 सैंक्शन पोस्ट है, और उसमें से 2385 खाली हैं।
ये तो हो है। इसी प्रकार करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में 944 सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें से 459 पद खाली हैं। हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्लड़ में 1062 सैंक्शन पोस्ट हैं, जिसमें 670 पोस्ट खाली हैं। कानपुर मेडिकल कॉलेज में 1019 सैंक्शन पोस्ट हैं, जिसमें से 473 खाली पड़ी हैं। मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में 878 सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें 492 पद खाली पड़े। 692 692 पद खाली पड़े हैं। 878 में 692 878 में तो कहाँ जाएंगे लोग? मतलब ऐसी परिस्थिति कर दी, बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाओं का भट्टा बटा दिया। गवर्नमेंट की तो यही कॉलेज है जो मैंने कहा, गवर्नमेंट रन तो यही मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी ये स्थिति है। किसी में एक जगह भी नहीं। मैंने तो कहा था कि पीजीआई में जाओ रोहतक में, वहाँ जबकि हमारे समय में दवाई फ्री थी सबको, वहाँ अब आपका साबुन नहीं है, डॉक्टर कहते हैं। ऐसी परिस्थिति कर दी। तो हाँ, सफाई नहीं है, हाँ फिनाइल नहीं है, साबुन नहीं है, तो ये परिस्थिति है वहाँ पे। इसी प्रकार से हर वर्ग का, जैसे मैंने कहा, हमारे समय में आज पूरे हरियाणा की सब्जी मंडियां हड़ताल कर रही हैं। हड़ताल पे हैं आज कोशिश की उन्होंने। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई का असर सीधा लोगों पर पड़ता है जब सब्जी के भाव बढ़ते हैं। तो इसलिए उस समय हमने ये सोच के कि लोगों को ठीक दाम पे सब्जी मिले, हमने मार्केट फीस इस पर 0 कर दी थी सब्जी मंडियों में। आज इन्होंने मार्केट फीस बढ़ा दी और ये भी कहा 2% लगा दिया। व्यापारी और अफसाई गिरावट महीने दर लेना, एक बार इकट्ठा होने के निर्णय लिया, इकट्ठी ले लेते, एडवांस में कर रहे हैं भाई हमारे को दो, जितना टैक्स एंटिसिपेटेड है, पहले तो हुआ नहीं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी को असर करती है। सब्जी मंडियों में कोई मार्केट फीस नहीं होनी चाहिए। हमने पहले भी माफ़ की थी, भाई हमारी सरकार आई तो फिर हम इनको छूट देंगे सब्जी मंडियों को। इसी प्रकार जो क्राइम है, क्राइम एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक आप देखेंगे तो महिलाओं की असुरक्षा में टॉप पर है हरियाणा, यहाँ असुरक्षित है। अब ट्रांसपोर्टेशन का, मान लो आम आदमी को रोडवेज की जरूरत पड़ती है, हर आदमी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इनके समय में मैं बता रहा हूँ, बसें घटी हैं, बढ़नी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। 2014-15 में 4083 बसें थी हमारे पास, जबकि अक्टूबर 2023 में घटकर ये 3119 हो गई, जो कि सैंक्शन बेड़े की संख्या से 1700 बसें कम। 1700 बसें और होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से लोड बढ़ता है इसका। तो सुविधा मतलब कह तो देते हैं भाई हम लड़कियों को ट्रांसपोर्ट करेंगे, बस तो है नहीं इनके पास। बसों का इस्तेमाल तो जो इनकी यात्रा चल रही है उसमें सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे खड़े रहते हैं, ये इनके सरकारी तंत्र ने इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐसी चीज़ है। एक फिर फसल बीमा योजना में जो है प्रीमियम ज़्यादा गया है, लोगों को अब तक मिला नहीं ना। बाढ़ का पैसा, बाढ़ में जो फसल खराब हुई थी उसका मिला, क्योंकि क्लस्टर 2 में तो जो है उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम तो ले लिया, लेकिन आगे कार्रवाई करने से मतलब रहेगा। यहाँ तक है कि वर्ष 2022-23 में एसी एक कंपनी है, AIC कंपनी ने किसानों से 703.84 करोड़ रुपया प्रीमियम लिया, लेकिन कुल उसमें 7 करोड़ 86 लाख रुपए ही का मुआवजा दिया, प्रीमियम दिया। और ये
तो मतलब दिया हुआ है वहाँ पे लोकसभा में उनका आया ये निकाला भाई। हाँ ये होगा ना, निकालना इसका 700 कुछ तो प्रीमियम और 7 करोड़ मतलब कंपनसेशन। इतनी लूट मची है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। नहीं होता है, एग्री होता है स्मार्ट इसका जो है ना ये दिया हुआ है AIC हरियाणा में। AIC 703 करोड़ रुपया प्रीमियम और 7.46 कंपनसेशन। तो मेरा कहने का मतलब कोई भी आप विषय उठा लो इनका दिखा। इसी प्रकार से हरियाणा में खिलाड़ियों की दुर्दशा हो रही है, वो कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट के आदेश के बाद भी उनको नौकरी नहीं लग रही, तो उनका प्राइज मनी नहीं मिल रही। इसी प्रकार से जो चीफ मिनिस्टर की घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री जी की, वहां घोषणा तो बहुत कर देते हैं। विधानसभा में यही हुआ, हर MLA उठा, उसने यही कहा अभी जी फलाने सन में वहां घोषणा करके आए थे हमारी सड़क की, कोई कह रहा पुल की घोषणा करके आए थे, कोई कह रहा था बस के अड्डे की घोषणा करके आए थे, लेकिन कोई कह रहा था कॉलेज की घोषणा करके आए थे, कोई नहीं। 2022 ये जो है जनवरी 2022 से लेकर 2023 तक की स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की 1770 घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन पूरी कुल 262 हुई है। और कर्जे में डूबने का काम कर दिया। कितनी हुई है? 62। देखिए इनकी नॉर्म्स जो FRBM में जो नॉर्म्स थी 2005 में, जैसे हमारे समय में तो 15 या 17% थी, आप 30% इन्होंने कर दी। लेकिन अगर इनका लगाए हिसाब तो देव क्रॉस लिमिट 37.7% हो गई अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ 30% फिक्स्ड बाय फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन ने 30% की थी, क्योंकि FRBM 2005 में ये लिखा हुआ है स्टेट डेट मस्ट इंक्लूड इंटरनल बोरोइंग, मतलब लोन रेज्ड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली, फिर पब्लिक अकाउंट डिपॉजिट्स, ये स्मॉल सेविंग वगैरह, एंड गवर्नमेंट गारंटीड लोन रेज्ड बाय गवर्नमेंट कंपनीज। अकॉर्डिंग टू स्टेट डेट टू GSDP कम्स टू 37.7%। against the norm of 30%. Against 30% fixed. During the 9 years, the government has placed the state into debt trap, and hence we are likely to face Punjab-like situation. मैं कई दिन से कह रहा हूँ, लेकिन ये इस बात को मानने की तैयार नहीं है, सही फिगर देते भी है। ये तो कहते हैं हम विद इन नॉर्म्स है, लेकिन नॉर्म्स को क्रॉस कर चुके हैं। 37% हो गया इनका।